अगर किसी को मुजफ्फरपुर वासियों को हमसे शिकायत रह जाएगी तो मैं वादा करके जाता हूँ कि मैं जीवन में दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा वादा है। या तो जो प्रण लेकर के, जो सोच लेकर के आ रहा हूँ उसको पूरा करूँगा, नहीं पूरा कर पाऊँगा तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इस स्मार्ट सिटी की जो दुर्दशा है ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। देखिए, इस पे पूर्व का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। तो थोड़ा बीमार चल रहे थे, उसका भी उनको बेनिफिट मिल गया था। लोगों को उम्मीद थी कि वो अपनी बीमारी से उभर जाएंगे, लेकिन अपनी बीमारी से वो दुर्भाग्यपूर्ण है, माने हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं कि वो बीमार हो गए और उनके बीमारी के कारण ये शहर भी बीमार हो गया। हारते हैं कोई तो कहते हैं कि संगठन हरा दिया, और जीतते हैं तो अपने कारण से जीतते हैं। एक लोगों की एक सामान्य धारणा है बोलने की बात। कोई जीता हुआ व्यक्ति कभी आप किसी से पूछेंगे तो वो नहीं कहेगा कि हम संगठन के कारण जीत गए, वो कहेंगे हम अपने व्यक्तिगत कारण से जीत गए। मेरी बात छोड़िए ना, हम कैसे जीत गए। लेकिन जो हारेंगे वो कहेंगे कि संगठन हरा दिया। लेकिन हम कहते हैं कि मान लीजिए हम 5 सीट जीते, 1 सीट अगर हम हारे, तो 5 सीट के लिए खुशी मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, कि 2 सीट के गम में गमागीन हो जाना चाहिए। तो इसको अपने, हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से लेने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को किसी ढंग से ले सकता है। रही बात आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपने बहुत स्पष्टता से नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताता हूँ। आपका इशारा मुजफ्फरपुर विधानसभा के पिछले चुनाव को लेकर के था। तो देखिए, आप ये कहना चाहते थे कि आप प्रारोप है कि आपने हरवा दिया। तो मैंने कहा कि मैं भाजपा का अध्यक्ष था। आजकल तो आप देखते हैं कि आप किसी से बात करिए, नॉर्मल टॉक भी करिए, तो उसका मोबाइल ऑलवेज रिकॉर्डिंग मोड पे होता है। तो क्या मेरे खिलाफ कोई ऐसा एक रिकॉर्डेड कोई वक्तव्य भी आया क्या, जिसमें मैं किसी को कह रहा था कि हरवा देना है? कोई मेरा ऐसा वीडियो आया क्या? मैं तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति खड़ा होकर के ये बात कह दे कि रंजन जी ने हमको कहा था कि भाजपा को वोट नहीं देना। देखिए, कॉमन सी बात है। दिन भर गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा के घूमते हैं, भाजपा के लिए भाषण देते हैं। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति, मेरी बात छोड़िए, कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता भी जो भाजपा के लिए काम करता है, वो व्यक्ति भाजपा का विरोध नहीं कर सकता है। देखिए, अगर उसको किसी बात का तकलीफ होगा तो वो व्यक्ति स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता कभी भी भाजपा का विरोध नहीं करता है। इसलिए मैं इन सब तरह की बातों को सीधे सीधे खारिज करता हूँ, बकवास कहता हूँ। मैंने भी चुनाव में उम्मीदवारी अपनी रखी है और हमने भी अपना लोगों के बीच जाने का एक कार्यक्रम किया है। मैं लोगों के बीच में जानता हूँ, लोगों के नब्ज़ को टटोलता हूँ। तो मैंने यही पाया है कि मैं जनता के दिल में बसता हूँ। तो जो आदमी जनता के दिल में बसता है उसको कोई क्या हरा लेगा, कोई क्या कर लेगा। और रही पार्टी की बात, मैंने आपको पूर्व में भी कहा, पार्टी का कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी का विरोध नहीं करता है। वो कोई विरोध तभी तक कर रहा है जब तक किसी को सिंबल नहीं मिल जाता है। जिस दिन जिस किसी व्यक्ति को भी सिंबल मिल जाएगा, पूरी पार्टी उसके साथ लग जाएगी। मैं ही आपको आज कह रहा हूँ, मैंने पार्टी में अपनी उम्मीदवारी रखी है। अब ये पार्टी को तय करना है कि रंजन कुमार को लड़ना है कि रंजन कुमार को लड़वाना है। अगर पार्टी मेरी ये भूमिका तय करेगी कि नहीं, रंजन कुमार को लड़वाना है, तो पार्टी जिसको लड़ने के लिए तय करेगी मैं उसको लड़वाऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी का जो निर्णय होगा ये मेरे सर आँखों पे है, और जिसको भी टिकट मिलेगा, हमको मिलेगा तो मैं अपने लिए लगूंगा, अगर किसी अन्य को मिलेगा तो मैं उसको जितवाने के लिए लगूंगा। और रही बात बांटने की बात, अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार है टिकट बांटने का, तो मैं तो अपने आप को इसके लिए खुशकिस्मत मानता हूँ कि अगर अधिकार है तो मुझे तो इसमें मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। हमें बहुत खुशी है कि मुजफ्फरपुर का टिकट अगर मुजफ्फरपुर से बटे तो हम ही को मिलेगा। इस बात का पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, एकदम भरोसा है कि मुजफ्फरपुर में बांटा जाएगा भी तो हमको दिया जाएगा। वो ज़माना था जब जातीय समीकरण होता था,
आज जातीय समीकरण नहीं है, आज जमात का समीकरण है। जी आज जमात और भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है, जाति की राजनीति नहीं करती है। और हमारे साथ हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग आज इस एनडीए गठबंधन के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं कि लोग पुराने दिन आज लोगों को याद है। कभी पुरानी यादों को अब लोग ताज़ा नहीं करने चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में जिस प्रकार से नीतीश जी ने डबल इंजन की सरकार चला है, अगला सरकार फिर एनडीए का ही बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव बस अब कुछ ही दिनों में जो है सारे उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएंगे, तारीख आ जाएगी और वो पूरा एक चुनावी माहौल जो है त्यौहार के माहौल के साथ घुल मिल जाएगा। और हम इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार भी कहते हैं, चुनावी माहौल को। तो ऐसे में अलग अलग प्रत्याशियों को से हम आपको एक के बाद एक रूबरू कराते रहते हैं। तो ऐसे में एक जो प्रबल दावेदार अभी माने जा रहे हैं भाजपा से, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र जो 94 संख्या आता है उसको लेकर के, उनसे हम आपको आज परिचय करवाएंगे। और आप जाहिर सी बात है आप इनको जानते होंगे, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आप उनको परिचय करवा रहे हैं। वो है हमारे साथ आज रंजन कुमार जी, जो कि निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं, जो कि लगातार 2 बार भाजपा के अध्यक्ष की अध्यक्षता कर चुके हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज फर्स्ट लुक बिहार चैनल में मैं आज पहली बार आया हूँ। इसका भी आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस चैनल पर मुझे आने का मौका मिला। तो आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अध्यक्षता आपने की 2 बार और जाहिर सी बात है भाजपा से आप बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। इस बार आपकी दावेदारी की बात हो रही है, यानी आप विधानसभा में चुनाव लड़ने की दावेदारी एक तरह से पेश कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये रुझान कब आया, क्यों आया और दावेदारी के पीछे क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, मैं 2019 दिसंबर से जनवरी 2025 तक भारतीय जनता पार्टी का लगातार 2 सत्र जिला अध्यक्ष रहा हूँ। वैसे पार्टी में मैं युवा मोर्चा से ही जुड़ा हुआ हूँ। 1997 में मैं पार्टी में युवा मोर्चा के माध्यम से पार्टी में आया था और युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हुए फिर लगातार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। 2002 में प्रथम नगर निगम का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में मैं चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन मेरा वार्ड जो था वो महिला हो गया था। तो वहाँ से मेरी पत्नी ऑन बिहाफ ऑफ मी चुनाव लड़ी थी और भारी मतों से विजय हुई थी। शहर में द्वितीय सबसे अधिक मतों से जीतने वाली कैंडिडेट थी और उस चुनाव में मैं सभी बूथों पर चुनाव भी जीता था, किसी बूथ पर मैं चुनाव नहीं हारा था। और उसके बाद मैं फिर 19 से 25 तक पार्टी का अध्यक्ष रहा और अपने हिसाब से मैंने पार्टी को बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया। और सफलता का मापदंड ये होता है कि चुनाव में आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो विगत जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उन लोकसभा के चुनाव में हमने अपने एनडीए गठबंधन का दोनों सीट जीतने का काम किया। मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी जीती और वैशाली से एलजेपी जीती। हमने दोनों सीट जीतने का काम किया। हमारे साथ काम कर रहे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने बड़ी ही अथक परिश्रम किया, जिसका नतीजा था कि हम लोग दोनों लोकसभा सीट जीते। और इस अथक परिश्रम का परिणाम कार्यकर्ताओं का ये था कि दोनों लोकसभा ही नहीं जीते, उसके अंतर्गत आने वाले 11 विधानसभा हमने जीतने का काम किया और काफ़ी अंतर से हम लोग 11 विधानसभा जीते थे। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा था कि इसका असर, अभी हमने 24 में 11 विधानसभा जीता है,
तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है ये 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। रही कि आपके मन में ये कैसे लालसा आई कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, तो देखिए कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो या कोई भी सामान्य जीवन में भी जीने वाला व्यक्ति हो, उसको आगे बढ़ने की इच्छा होती है। आज आप यहाँ पे एंकर कर रही हैं, प्रेस मीडिया में काम कर रही है, आपके मन में भी होगा कि कल प्रदेश स्तर की रिपोर्टिंग करें, आगे चल के राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्टिंग करें। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपको किसी दिन मैं प्राइम टाइम पे देखूंगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी तरह मैं जिलाध्यक्ष था, इसलिए मेरी भी हर राजनीतिक कार्यकर्ता की ये आकांक्षा होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो मैं जिला में संगठन का काम किया। अब मैं चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी के सामने हमने अपनी दावेदारी को रखा है। आपने अपनी दावेदारी रखा है और इसके लिए लोग कह रहे हैं कि नित्यानंद राय जी के साथ जो आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियां हैं, इसको भी लोग इसी तरह से देख रहे हैं कि आप वो जो कि आपने महत्वाकांक्षा की बात कही वो बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन उनके साथ आपकी नज़दीकियों को भी लोग इसी फ्रेम में देख रहे हैं कि इस वजह से आपकी उनके साथ ज़्यादा नज़दीकी। देखिए, जहाँ तक नज़दीकियाँ की बात है, मेरी नज़दीकियाँ पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ मेरी काफ़ी नज़दीकियाँ है। संबंध क्या होता है? संबंध बनाने और उसका अच्छे से निर्वहन करने का एक होता है। अगर आप किसी से रिलेशन बनाएं और अगर उसको अच्छे से रखते हैं तो रिलेशन डेवलप करता है। नित्यानंद जी के साथ हम लोग युवा मोर्चा में काम किए थे, जिससे हम लोग जिला में युवा मोर्चा में आए थे। नित्यानंद जी प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो भी मेरी ऊर्जा को जानते हैं। निश्चित तौर पे जब मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष बना था तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप जिलाध्यक्ष बनिए, आप अच्छा करेंगे, हमको ये उम्मीद है। और निश्चित तौर पर मैं जिलाध्यक्ष बना और जिला अध्यक्ष बना। पहले मैंने ज़्यादातर व्यवसाय में लगा होता था, तो मेरी एक उसकी पहचान थी। पहले लोग हमको जानते थे, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मेरा एक छोटा सा होटल है, तो मेरे को बहुत लोग कहते थे कि रंजन जी हैं, पार्क होटल वाले रंजन जी हैं। अब पार्टी ने मुझे ये इज्जत और सम्मान दिया कि आज लोग मुझे भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन जी हैं, ये भाजपा के जिला अध्यक्ष थे ये रंजन जी। तो इससे मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी आज तक की उपलब्धि मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे जो इज्जत सम्मान दिया, काफ़ी ऊपर तक पहुँचाने का काम किया है। और देखिए, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए इसके जो कार्यकर्ता होते हैं सब बहुत मजबूत, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता मजबूत है। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा का एक बूथ पर काम करने वाला भी कार्यकर्ता विधानसभा का चुनाव लड़ने की हैसियत रखता है। और आपने देखा होगा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कोई सुप्रीमो वाली पार्टी नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा, अन्य पार्टी का सुनते होंगे कि फलना पार्टी के ये सुप्रीमो हैं। यह सुप्रीमो बेस्ड पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। और आप देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री बनने की बात होती है, मंत्री बनने की बात होती है, तो जो सबसे पीछे बैठे होते हैं, जिनके मन में कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना भी नहीं आया होगा, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये सिर्फ भाजपा में भी है कि एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन सकता है और एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इसलिए मैंने अपनी उम्मीदवारी रखी है। तो ये चीज़ तो हमने देखा, मध्य प्रदेश हो या फिर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की बात हो, तो इसमें ये उदाहरण हमको देखने को मिला है। लेकिन अभी आपने बताया कि किसी भी पार्टी या किसी कार्यकर्ता की पहचान होती है उसके परफॉर्मेंस से, और परफॉर्मेंस यही होता है कि जो बीते जो चुनाव है उसमें क्या रिजल्ट है। पिछले जो बिहार विधानसभा चुनाव की बात करूं तो उसमें भाजपा की जो मुजफ्फरपुर सीट से जो हार हुई थी, अंदर खेमे में लोग उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोपते हैं, इस पर क्या कहेंगे? उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थोपते हैं। तो हमने उस चुनाव में भी हमने 5 सीट जीतने का काम किया था। हमारे औराई से हमारे राम सूरत राय जी जीते थे, बरुराज से अरुण सिंह जी जीते थे, राजू सिंह जी जीते थे, अशोक सिंह जी जीते थे, कुरहनी बाई इलेक्शन केदार गुप्ता जी जीते थे। तो निश्चित ये सब मेरी उपलब्धि है। देखिए, मैं 2 सत्र अध्यक्ष रहा, एक सामान्य परसेप्शन सुनने को आ जाता है। हारते हैं कोई तो कहते हैं कि संगठन हरा दिया, और जीतते हैं तो अपने कारण से जीतते हैं। एक लोगों की एक सामान्य धारणा है बोलने की बात। कोई जीता हुआ व्यक्ति कभी आप किसी से पूछेंगे तो वो नहीं कहेगा कि हम संगठन के कारण जीत गए, वो कहेंगे हम अपने व्यक्तिगत कारण से जीत गए। मेरी बात छोड़िए ना, हम कैसे जीत गए। लेकिन जो हारेंगे वो कहेंगे कि संगठन हरा दिया।
लेकिन हम कहते हैं कि मान लीजिए हम 5 सीट जीते, 1 सीट अगर हम हारे, तो 5 सीट के लिए खुशी मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, कि 2 सीट के गम में गमागीन हो जाना चाहिए। तो इसको अपने हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से लेने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को किसी ढंग से ले सकता है। रही बात आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपने बहुत स्पष्टता से नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताता हूँ। आपका इशारा मुजफ्फरपुर विधानसभा के पिछले चुनाव को लेकर के था। तो देखिए, आप ये कहना चाहते थे कि आप प्रारोप है कि आपने हरवा दिया, तो मैंने कहा कि मैं भाजपा का अध्यक्ष था। आजकल तो आप देखते हैं कि आप किसी से बात करिए, नॉर्मल टॉक भी करिए, तो उसका मोबाइल ऑलवेज रिकॉर्डिंग मोड पे होता है। तो क्या मेरे खिलाफ कोई ऐसा एक रिकॉर्डेड कोई वक्तव्य भी आया क्या, जिसमें मैं किसी को कह रहा था कि हरवा देना है? कोई मेरा ऐसा वीडियो आया क्या? मैं तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति खड़ा होकर के ये बात कह दे कि रंजन जी ने हमको कहा था कि भाजपा को वोट नहीं देना। देखिए, कॉमन सी बात है, दिन भर गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा के घूमते हैं, भाजपा के लिए भाषण देते हैं। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति, मेरी बात छोड़िए, कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता भी जो भाजपा के लिए काम करता है, वो व्यक्ति भाजपा का विरोध नहीं कर सकता है। देखिए, अगर उसको किसी बात का तकलीफ़ होगा तो वो व्यक्ति स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता कभी भी भाजपा का विरोध नहीं करता है। इसलिए मैं इन सब तरह की बातों को सीधे सीधे खारिज करता हूँ, बकवास कहता हूँ। ठीक है, आप इन बातों को सिरे से नकार रहे हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अगर बात मैं आपको कहूं कि अंदर खेमे के तरफ से बात आती है, और तब ऐसे में अगर आप प्रत्याशी बन जाते हैं, भाजपा आपका नाम दे देती है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र से आपको विधायक के चुनाव के लिए टिकट मिल जाता है, ऐसे में फिर आपको पार्टी का कितना सपोर्ट मिल पाएगा, इसका कितना भरोसा है आपको? देखिए, मैंने भी चुनाव में उम्मीदवारी अपनी रखी है और हमने भी अपना लोगों के बीच जाने का एक कार्यक्रम किया है। मैं लोगों के बीच में जानता हूँ, लोगों के नब्ज़ को टटोलता हूँ, तो मैंने यही पाया है कि मैं जनता के दिल में बसता हूँ। तो जो आदमी जनता के दिल में बसता है, उसको कोई क्या हरा लेगा, कोई क्या कर लेगा। और रही पार्टी की बात, मैंने आपको पूर्व में भी कहा, पार्टी का कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी का विरोध नहीं करता है। वो कोई विरोध तभी तक कर रहा है जब तक किसी को सिंबल नहीं मिल जाता है। जिस दिन जिस किसी व्यक्ति को भी सिंबल मिल जाएगा, पूरी पार्टी उसके साथ लग जाएगी। मैं ही आपको आज कह रहा हूँ, मैंने पार्टी में अपनी उम्मीदवारी रखी है। अब ये पार्टी को तय करना है कि रंजन कुमार को लड़ना है कि रंजन कुमार को लड़वाना है। अगर पार्टी मेरी ये भूमिका तय करेगी कि नहीं, रंजन कुमार को लड़वाना है, तो पार्टी जिसको लड़ने के लिए तय करेगी, मैं उसको लड़वाऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी का जो निर्णय होगा, ये मेरे सर आँखों पे है, और जिसको भी टिकट मिलेगा, हमको मिलेगा तो मैं अपने लिए लगूंगा, अगर किसी अन्य को मिलेगा तो मैं उसको जितवाने के लिए लगूंगा। भाजपा अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, और उसी अनुशासन का जो है आप हवाला देते हुए इस बात को की पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन एक बात आती है, क्योंकि जब हम जनता में कभी कभी जो अफवाह उड़ाने की बात है, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल आ गए हैं, तो किसी किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कह दिया जाता है कि आपको टिकट मिल गया है। लेकिन फिर जो अंदर में जो कुछ बड़े नेता हैं, जो पहले भी राजनीति में काफ़ी रूप से सक्रिय रह गए थे, उनका कहना है कि टिकट बांटने का कार्य तो हमारे हाथ में होता है, तो फिर किसी के भी अफवाह फैलाने से क्या होता है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक टिकट फाइनल होने की बात है, अभी तक तो सिटिंग विधायक जो हैं, उनका तो टिकट का निर्णय हुआ ही नहीं है। तो हम लोग तो न्यू कॉमर्स हैं, तो पहले तो सिटिंग का तय हो जाएगा। फिर और अभी बिहार में 243 सीट में एक सीट का भी टिकट क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरा टिकट कैसे क्लियर हो जाएगा? और रही बात बांटने की बात, अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार है टिकट बांटने का, तो मैं तो अपने आप को इसके लिए खुशकिस्मत मानता हूँ कि अगर अधिकार है तो मुझे तो इसमें मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। हमें बहुत खुशी है कि मुजफ्फरपुर का टिकट अगर मुजफ्फरपुर से बटे तो हम ही को मिलेगा। इस बात का पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, एकदम भरोसा है
कि मुजफ्फरपुर में बांटा जाएगा भी तो हमको दिया जाएगा। चलिए, ये तो अभी वर्तमान चुनाव की बात हो गई, आपके भरोसे और पार्टी के जो अनुशासन वाली बात है, ये सारी बातें तो जग जाहिर है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन आपने जैसे बताया कि आप भाजपा से बहुत पुराने समय से जुड़े हैं, युवा कार्यकर्ता के रूप में भी जुड़े हुए थे, तो ये रुझान, क्योंकि एक जिस दौरान आप जुड़े होंगे उस वक्त में भाजपा की आज वाली पैठ नहीं है जो आज भाजपा की तरफ एक ग्लैमर है, बहुत सारे युवा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जिस वक्त में आप जुड़े होंगे भाजपा की वो पैठ नहीं थी। कौन सी बातें आपको भाजपा की आकर्षित करती थी जो एक युवा होकर भी आपने भाजपा पार्टी की तरफ ज्वाइन किया? देखिए, भाजपा का या क्या है ना, हम लोग के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए क्या है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ का कोई स्थान नहीं है। हम लोग कहते हैं सेल्फ थर्ड, लेकिन सेल्फ का कोई स्थान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माँ भारती की सेवा के लिए काम करते हैं, राजनीति के माध्यम से हम लोग माँ भारती की सेवा करते हैं। और आप खुद देखिए, आपने भी देखा होगा कि 2014 से पहले का भारत और आज के भारत में आपको काफ़ी अंतर नज़र आता होगा। नया भारत है, नई सोच है, नई मजबूती है। और आज मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद एक एक भारतीय को भारतीय होने का गर्व होता है, चाहे वो सीमा की बात हो तो या अंदर की बात हो तो। जो लोगों में मजबूती आई है, देश में मजबूती आई, राज्य में मजबूती आई, हमारे एक एक जनता के लिए जो एक प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, इस तरह से एक मजबूती आई है। भारत एक नया भारत है ये। लेकिन मैंने वही जो पूछा कि ये तो है, अभी तो युवा इसके ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप जिस वक्त आए उस वक्त इसकी कौन सी सोच ने आपको अट्रैक्ट? नहीं, देखिए, हम लोग संघर्ष, उस समय हम लोग संघर्ष करते थे, हम लोग विरोधी दल में थे तो हम लोग संघर्ष करते थे। तो संघर्ष करके तब के यहाँ तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, मैं अपनी इंडिविजुअल मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की बात करता हूँ कि सारे कार्यकर्ता तब कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अच्छी अनुभूति होती है। संघर्ष का भी दिन याद है और आज अच्छे दिन भी याद है। इसके बाद एक सच्चाई जो बिहार की है, विपक्ष इसको बहुत दिन से कह रहा था और अब मान लिया गया है, अगले साल ये प्रोसेस होगा। और ये सच्चाई तो बिहार में हम जितने भी बिहारी हैं वो जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण बहुत बड़ा खेल खेलती है वोटों की राजनीति के मामले में। इस पर क्या कहेंगे कि क्या सारे जातियों का वोट आपको मिलने की संभावना है आपको? देखिए, एक वो ज़माना था जब जातीय समीकरण होता था। आज जातीय समीकरण नहीं है, आज जमात का समीकरण है। आज जमात और भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है, जाति की राजनीति नहीं करती है। और हमारे साथ हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग आज इस एनडीए गठबंधन के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं कि लोग पुराने दिन आज लोगों को याद है। कभी पुरानी यादों को अब लोग ताज़ा नहीं करने चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में जिस प्रकार से नीतीश जी ने डबल इंजन की सरकार चला है, अगला सरकार फिर एनडीए का ही बनने जा रहा है। ये सारी बातें हुई कि अगले मतलब जाहिर सी बात है, भाजपा के उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार, तो आपको भाजपा के प्रति वो रुझान रहेगा ही। लेकिन इस बार एक नई पार्टी भी उभर कर आई है और वो भी सबसे ज़्यादा दावेदारी जो है वो कर रही है हर एक बिहार के हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में। उन पर क्या आपको, उनके ऊपर आपकी क्या? देखिए, ये तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ कोई भी राजतंत्र या हिटलरिज्म नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो राजनीति कर सकता है, दल बना सकता है। इसलिए सब लोग को अच्छा है, जितनी राजनीतिक दल होंगी, जितना भी मार्ग किसी भी चीज़ में स्पर्धा बढ़ती है तो जो योग्यता होती है ना, उसमें निखार आता है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष होने से सत्ता पक्ष अच्छा से काम करता है। तो स्पर्धा होगी तो जो भी अच्छे उम्मीदवार होंगे वो सामने जीत करके आएंगे और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनके सामने चैलेंज एक खड़ा होगा कि हम थोड़ी भी गड़बड़ी करेंगे तो अगली बार हम पटका जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। पार्टी आती रहती है, हर वर्ष पार्टी आती है, हमेशा नया दल बनता रहता है। इसलिए इसमें बुरा नहीं, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। अच्छी बात है ये।
ठीक है, ये तो आपने दावेदारी कही, आपने इसको एक अच्छी राजनीति की बात कही कि अगर मतलब कोई भी नई पार्टी आती है, पुरानी पार्टी है, ये एक अच्छी राजनीति की बात हुई। लेकिन अगर इस हमारे शहर की बात करें, आप अभी भी जो हैं ठीक है, हमारे अभी आपके भाजपा के अभी विधायक या एनडीए के विधायक यहाँ हमारे मुजफ्फरपुर से नहीं हैं, लेकिन अगर आप बनते हैं, आप जीत जाते हैं, तो आप कौन कौन सी चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ पे वो काम अधूरे रह गए या बहुत ही, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारा मुजफ्फरपुर शहर भी आता है, क्या क्या कमियाँ रह गई हैं, इसको कैसे पाट पाएंगे आप? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है, स्मार्ट सिटी की बात की, शहर की दशा की बात की। सही मायने में पूछिए तो मैं शर्मसार हूँ अपने शहर को देख करके। हम अपने अगल बगल के शहरों को देखते हैं, जब दरभंगा को देखते हैं, मोतिहारी को देखते हैं, भागलपुर को देखते हैं, तो हम अपने आप में शर्मिंदित हो जाते हैं। दरभंगा स्मार्ट सिटी नहीं है, मोतिहारी स्मार्ट सिटी नहीं है, और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है। और इस स्मार्ट सिटी की जो दुर्दशा है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। देखिए, इस पे पूर्व का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। थोड़ा उनको एक क्या बोलेंगे, उसको थोड़ा बीमार चल रहे थे, उसका भी उनको बेनिफिट मिल गया था। लोगों को उम्मीद थी कि वो अपनी बीमारी से उभर जाएंगे, लेकिन अपनी बीमारी से वो दुर्भाग्यपूर्ण है, माने हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं कि वो बीमार हो गए, और उनके बीमारी के कारण ये शहर भी बीमार हो गया। स्मार्ट सिटी जनप्रतिनिधि की ड्यूटी थी। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, क्यों ऐसा, यहाँ तो अफसर हर काम कराने के लिए हैं, जनप्रतिनिधि को क्यों चुना जाता है? जनप्रतिनिधि का चुनाव इसलिए किया जाता है कि सरकारी जो काम चल रहे हैं उस पर उनका नियंत्रण रहे, उस पर वो इस चीज़ को देख सके कि अफसर काम सही ढंग से कर रहे हैं या गलत ढंग से कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी इन सब चीज़ों को नहीं देख पाए। हमने थोड़ा देर एक दिन पहले किसी यूट्यूब पे देख रहा था, वो बोल रहे थे कि स्मार्ट सिटी का मॉनिटरिंग पीएमओ करता है, और हम विरोधी दल के विधायक हैं इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर पाए। विधायक जी, आप ये बात कह करके आप नहीं निकल सकते हैं, आप नहीं बच सकते हैं। पीएमओ तो पूरे देश को कंट्रोल करता है, पीएमओ का किस पर नियंत्रण नहीं है, आप बताइए। इस देश में कोई भी काम हो रही है तो पीएमओ का इस पर नियंत्रण होता है। देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय का नियंत्रण तो होना लाजमी है। और अब विरोधी दल का विधायक कोई काम नहीं कर पाए तो आप क्यों हैं? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये उनकी कमी के कारण शहर सही नहीं हो पाया, शहर बीमार हो गया, और अब मुजफ्फरपुर की जनता इस बीमारी को दूर करना चाहती है। इसलिए हमने अपना नारा भी दिया है कि अगर हमें मौका मिला तो एक सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित मुजफ्फरपुर का हम निर्माण करेंगे। हमने तो लोगों के बीच जाते हैं, जब लोगों से संवाद एवं संपर्क का हम कार्यक्रम चलाते हैं तो लोगों के बीच कहते हैं कि कोई भी आएगा तो रोड सड़क तो बनाए गए हैं, लेकिन हमको आपको से दिल से कनेक्ट होना है। और मैं आपको आज आपके इस स्टूडियो में एक बात कह के जा रहा हूँ, आप इसको नोट करके एकदम अलग काट करके रख लीजिएगा। अगर ईश्वर ने हमको मौका दिया तो मैं, जो एक सोच है मेरा, उस सोच के तहत शहर को बनाऊंगा। अगर मैं असफल रह गया, लोगों को हमसे कोई शिकायत रह गया, लोगों जो वोट दिया वो भी और जो वोट नहीं दिया वो भी, अगर किसी को, मुजफ्फरपुर वासियों को हमसे शिकायत रह जाएगी तो मैं वादा करके जाता हूं कि मैं जीवन में दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा वादा है। या तो जो प्रण लेकर के, जो सोच लेकर के आ रहा हूं उसको पूरा करूंगा, नहीं पूरा कर पाऊंगा तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो
ये बहुत बड़ी दावेदारी के साथ ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं रंजन कुमार जी, जो कि भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी रहे और अभी जो हैं वो एक प्रबल दावेदारों में से एक हैं। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि अगर ये चुने जाते हैं, इनको टिकट मिलता है, तो ये या तो शहर को पूरी तरह से बदल देंगे, स्मार्ट सिटी की जो भी कमियां रह गई हैं उसको या तो ये पूरा कर देंगे, और जो अभी इनके शब्दों में अगर कहूँ तो अगर वो किसी भी वादे पे खड़े नहीं रह पाए तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। तो इन तमाम बातों के लिए और अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को इतनी सारी बातें अपने मन की रखने के लिए और इतने खुले तरीके से हर टेढ़े सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपके चैनल का आभार। तो इसी के साथ अब इस साक्षात्कार को देते हैं यहीं पर विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।